आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राय सिंह वर्मा आपको आपके अपने चैनल विज्ञान का संसार पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक पाठ रसायन विज्ञान का। देखिए, विज्ञान थोड़ी मुश्किल लग रही होगी ना बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, और उसमें भी रसायन विज्ञान वो और भी ज्यादा मुश्किल लगती होगी। ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर करेंगे, चीजों को समझेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आज हम करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10 का एक पाठ है। आज के इस पाठ को जब आप करेंगे तो इस पाठ को करने के बाद जो इसके अंदर टॉपिक्स हम करेंगे उनको डिटेल में बताएंगे, उससे संबंधित समीकरण हम करेंगे, और उसके बाद कुछ प्रश्न साथ में करेंगे, कुछ बाद में प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो उसके बाद आपको हर एक पॉइंट जो आपका रहेगा वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, और क्लियर होने के बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि नहीं है, वाकई ही साइंस भी आसान है, विज्ञान भी आसान सब्जेक्ट है। कुछ बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगता है, कुछ को विज्ञान मुश्किल लगती है, कुछ को एसएस सामाजिक विज्ञान मुश्किल लगती है, लेकिन जब समझ के आप कोई भी चीज करेंगे तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। तो आज का जो हमारा है टॉपिक वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने से पहले हम कुछ एक चीजें करते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? ये एक लोहे का स्टैंड है, और अगर इसको आप देखोगे तो ये बिल्कुल जंग लगा हुआ है। लगा हुआ है ना इसको? ये जंग क्यों लगा इसको? जब लोहा वातावरण में रहेगा, पानी यानी कि नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा, तो क्या होगा, लोहे के ऊपर एक परत अलग से यानी कि लोहा को जंग लग जाएगा। ये जंग क्यों लगा? ये एक प्रकार की अभिक्रिया थी इसके अंदर, तो इसमें जंग लगा। कुछ एक अभिक्रियाएं पहले जैसे हम करते हैं कि भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। ये जो अभी हमने लोहे के जंग वाला देखा, ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण था। अब बात आती है कि भौतिक अभिक्रिया क्या है। भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, किसी भी चीज के कागज के दो टुकड़े हम कर देते हैं, वो भौतिक अभिक्रिया है। उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आया, कागज दो टुकड़ों में बट गया लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं आया। इसी प्रकार से मान लो मोम है, मोम को हम पिघला देते हैं, मोम पिघलने के बाद क्या होगा? मोम का पिघलना क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, हम उन चीजों से दोबारा से वो चीजें बना सकते हैं, वो हम सब इसके अंदर करेंगे। तो पाठ का जो हमारा नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होंगी और समीकरण होंगे, हम उनको करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पाठ के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, उन टॉपिक्स का एक चार्ट देखिए। रासायनिक अभिक्रिया हमारी होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा हमारा रासायनिक समीकरण। अब अभिक्रिया और समीकरण आगे बताएंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और उसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हमारे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार इसके अंदर करेंगे, जिसके अंदर हमारी सभी तरह की आ जाएंगी, चाहे वो हमारे क्या संयोजन है, वियोजन है, और उसके बाद हमारी विस्थापन है, द्विविस्थापन है, इस प्रकार की जो भी है, उपचयन है, अपचयन, वो सभी प्रकार के अभिक्रियाएं इसके आएंगी। संक्षारण, संक्षारण अभी जैसे मैं बता रहा था, जंग लगना। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या आता है? विकृत और गंधिता यानी कि जो महक खुशबू है उसको खराब हो जाना, तो ये विकृत गंधिता। इस प्रकार से टॉपिक्स हम इस लेसन के अंदर कवर करने जा रहे हैं। देखिए, भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन होता क्या है? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, मोम का पिघलना, कागज के दो टुकड़े कर दें, लकड़ी को अगर हम तोड़ दें, लकड़ी अगर दो टुकड़े हम कर देते हैं, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन क्या लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन आएगा? लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। इस प्रकार से ये जो चीजें, ये हमारी क्या है? भौतिक अभिक्रियाएं होती है। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होने की घटना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या आ गए? भौतिक गुण है कि जैसे हमने एक कागज, बड़ा कागज था, उसके दो छोटे टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े हो गए, लेकिन उसके कागज तो कागज ही रहा ना अभी,
इन बदलावों में पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं होता है। भौतिक बाहरी जो दिखा हुआ उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? देखिए, उत्क्रमणीय हमारा होता है कि जिस चीज से हमने कोई चीज बना ली, हम क्या कर सकते हैं उससे फिर वापस क्या कर लेंगे, उससे जिस चीज को हमने बदला था उससे हम वापस उस चीज में बदल सकते हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। देखो, बर्फ है, ये पिक्चर मैंने लगाई है, बर्फ है, बर्फ से पिघला करके हम क्या बना सकते हैं? पानी बन जाएगा। और पानी को हम अगर गर्म कर दे तो क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगी। लेकिन इसका उल्टा भी हो जाता है। भाप से हम दोबारा से पानी में बदल सकते हैं और पानी को दोबारा से हम बर्फ में बदल सकते हैं। ये क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन है। और उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब इसको इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना, लेकिन वापस भी इनको हम बदल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब अगला जो हमारा टॉपिक रासायनिक परिवर्तन। हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लिया, जो चीजें हैं हम उनकी भौतिक अवस्थाओं को तो बदल सकते हैं लेकिन उनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। कुछ एक उदाहरण मैंने दिए भी हैं, जैसे हम अगर हम लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं, कागज का टुकड़ा लेते हैं, कागज को फाड़ के 2 टुकड़े कर देते हैं, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लकड़ी का टुकड़ा, हमने लकड़ी को तोड़ दिया लेकिन लकड़ी के गुणों में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, लकड़ी तो लकड़ी रहेगी। इसी प्रकार से हमने बर्फ का पानी बनाया, पानी से भाप बना दी, भाप से फिर से पानी और पानी से फिर से बर्फ हम बना सकते थे। ये क्या था? हमारा भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद हमारा क्या आता है? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे के अलग अलग गुणों के साथ नए पदार्थ बनाने की अभिक्रिया करते हैं। 2 पदार्थ हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं और अलग अलग गुणों वाले 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ तैयार करते हैं। वो क्या है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें उन जो 2 पदार्थ थे, जो उनके गुण थे, वो तीसरा जो नया पदार्थ है उसमें वो गुण अलग होंगे। तो इसमें क्या है? इसमें रासायनिक संरचना में परिवर्तन आता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है उसके। वो हमारा क्या होता है? रासायनिक। देखिए, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। क्या है? हमारी गैस। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी गैस है। 2 गैसें मिल रही हैं और 2 गैसों ने मिलकर के क्या बनाया? पानी। पानी क्या है? हमारा तरल। 2 प्रकार की गैसें हैं और गैसें मिलकर के क्या बना रही है? तरल बना रही है। 2 गैसों के मिलने से तरल बना। तो इसमें क्या था हमारा? ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। गैस, हाइड्रोजन के गुण, गैस के गुण गायब। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के गुण गायब। अब हमारा बना क्या? पानी। और पानी के गुण क्या है? पानी आप सब देख चुके हैं, देखते हैं, आपके रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पानी। अब कहता है कि रासायनिक परिवर्तन ये एक एग्जाम्पल है। और क्या क्या चीजें हैं जहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं? देखिए, मोमबत्ती का पिघलना हमने बताया था भौतिक परिवर्तन है। मोम का अगर पिघलता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का अगर जलती है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार से जैसे लकड़ी जल रही है, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये हमारा, जैसे कोई फल है वो खराब हो जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन है हमारा। लोहे को जंग लगता है, लोहे को जंग लगना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से डाइजेशन, हमारा जो खाना पचता है। अब डाइजेशन किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं, और खाना खाने का हमारा उद्देश्य क्या? हमारे दैनिक जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमारी कहां से मिलेगी? जो खाना हम खाते हैं, जो हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं, वो हमारे क्या करता है? हमारे शरीर को उस खाने से ऊर्जा निकाल के देने में सहायता करता है। तो उस खाने का जो पाचन हमारा होता है, खाना पचता हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो वो क्या है? हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है वो हमने जाना, और किस प्रकार की होती है। अब इसमें देखिए, ये एक प्रश्न है, इसमें आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। यानी कि दहन। दहन हमारा, अभी मैंने बताया था दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें कौन सी है? दहन किसमें हो रहा है? क्या जल का उबलना एक रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं।
जल का उबलना रासायनिक नहीं, मैंने अभी बताया था कि पानी से जब भाप बन रही है तो भाप बनना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, भौतिक अभिक्रिया होती है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भी मैंने अभी बताया था, क्या होता है मोम का पिघलना, भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पेट्रोल का जलना, जलना अभी मैंने बताया था कि मोमबत्ती अगर जल रही है तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आग जल रही है, लकड़ी जल रही है तो वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा पेट्रोल का जलना क्या है, हमारा दहन हो रहा है। इसमें गाड़ियों के अंदर पेट्रोल कंबस्टन यानी कि दहन होता है उसका, पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियां चलती है उसके द्वारा उसको इंजन को एनर्जी मिलती है और वो चलते हैं। इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन बचा ही नहीं, तो इसका हमारा उत्तर क्या हुआ, सी। ठीक है, इस प्रकार से इन चीजों को जब आप समझ लेंगे तो इस प्रकार के सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अगला, रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण निम्नलिखित परिवर्तनों से किया जाता है। किन किन परिवर्तनों से रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण हम कर सकते हैं कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। इन चीजों के आधार पर हम उसका पता लगा लेते हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था अगर बदल रही है इसका मतलब उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। गैस अगर उत्सर्जन हो रहा है, गैस निकल रही है, जब हम कोई भी दो पदार्थ मिलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, गैस निकलती है अगर, तो क्या हो रहा है उसमें रासायनिक परिवर्तन। और तापमान में अगर परिवर्तन हो रहा है, तापमान कोई कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मा हमें उसको देनी पड़ती है और कुछ में उष्मा निकलती है, तो उससे क्या होगा, हमें उससे पता चल सकता है कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखिए रासायनिक समीकरण हम जैसे बता रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हमने रासायनिक अभिक्रिया बोल दी, लेकिन उसको जब हम लिखते हैं तो उसको लिखेंगे कैसे, प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए इसमें जैसे हम कर रहे थे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बनेगा, पानी। ठीक है, ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारा क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर एक नियम होता है रासायनिक समीकरण लिखने का, इस तरफ के जो भाग है हम उनको क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, ये हमारे क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा जो आता है वो क्या है, हमारा इस तरफ का जो होता है हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। ये हमने लिए हैं, ये क्या है हमारे प्रतीक चिन्ह, ये क्या है हमारे चिन्ह, और प्रतीक क्या है हमारा, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो हम ले रहे थे वो हमारा क्या है, उसको हम, उसका ये मैग्नीशियम प्रतीक ये है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H। ऑक्सीजन का प्रतीक हमारा क्या है, O। ये हमारे प्रतीक है, ये हमारे चिन्ह है, प्लस का है, ये है, माइनस के है। प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण हमारा जो था वो रासायनिक समीकरण का हमारा प्रतीकों और सूत्रों या चिन्हों के माध्यम से अभिव्यक्त करना क्या हमारा रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण में देखिए इसके अंदर क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित होने का पता चलता है। संतुलित होने का मतलब दोनों तरफ बैलेंस बराबर होना। अब ये कहता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद मैंने बताया था दाएं हाथ में जो हमारा बनेगा वो हमारा उत्पाद होता है, और बाएं हाथ में जो हम लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो ये कहता है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जो हमारा अभिकारक जो हमने लिए उसमें जितने परमाणु थे, उत्पाद जो हमारा बनेगा उसमें भी जो परमाणुओं की संख्या होगी वो बराबर होगी। नीचे इसके दो एग्जाम्पल जो दो दिए गए हैं समीकरण, वो क्या है, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाई और बना क्या हमारा
जिंक सल्फेट और फिर हाइड्रोजन। यहां देखिए, यहां जिंक एक था, यहां भी जिंक एक है, H2, यहां H2, यहां आ गया SO4, यहां हमारा SO4 आ गया। तो जितने परमाणु इस तरफ थे उतने ही परमाणु इस तरफ भी है। यहां देखिए Fe के कितने हैं, 3 प्लस H2O पानी के कितने मॉलिक्यूल लिए गए, 4, और यहां हमारा क्या है Fe3O4 प्लस 4H2। यहां देखिए, यहां बीच में कुछ लिखा गया है SG। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये किस पोजीशन में है, यानी कि S अगर लिखा है, S का मतलब होता है हमारा सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड। G का मतलब है हमारा गैस, कि किस अवस्था में है। Fe लोहा क्या होता है, सॉलिड होता है। इसके बाद आता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारी है वो कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, यहां इसके अंदर हमने लिखा है। देखो, इसमें कई प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में आए। जैसे हम चैप्टर के शुरुआत में हमने बताया था कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर कवर करेंगे। ये हमारी एक संयोजन का मतलब, जैसे हम शब्द अपने आप में ही बता रहा है, योग, संयोग का मतलब मेल। तो मिलने से दो या दो से ज्यादा अभिकारक जब मिलेंगे तो उनके मिलने से जो अभिक्रिया होगी वो हमारी होगी। वियोजन का मतलब वियोग, यानी कि अलग होना, यानी कि एक उत्पाद टूटेगा, एक जो अभिकारक है वो टूटेगा एक ज्यादा भी उत्पादों में। उष्मा अक्षेपी और उष्मा शोषी। उष्मा अक्षेपी का मतलब जिसमें उष्मा निकलेगी, और उष्मा शोषी का मतलब जिसमें उष्मा अवशोषित होगी। उस अभिक्रिया के लिए हमें उष्मा उसको देनी पड़ेगी, तब वो अभिक्रिया होगी। और ये उष्मा अक्षेपी का मतलब होता है जिसमें से उष्मा निकलेगी बाहर, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए कई बार जनरली कोई चीज होती है, हमने देखा है कि एक ज्यादा ताकतवर आदमी क्या करता है, किसी जगह पर अगर चला जाता है तो उसका अधिकार, जैसे शेर है जंगल में, शेर कहीं भी चला जाए तो उसका अधिकार हो जाता है, पहले उस क्षेत्र में बेशक कोई भी रहता हो, ज्यादा ताकतवर हुआ ना शेर हो। तो इसीलिए इसी प्रकार इसमें होता है कि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है वो क्या करेगा, किसी दूसरे को हटा करके उसकी जगह ले लेगा। द्विविस्थापन में क्या होता है, परमाणुओं का आपस में अदला बदली हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसमें सारी अभिक्रियाएं अब हम एक एक करके आगे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक तो दो है लेकिन उत्पाद का एक का ही निर्माण कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करें। जैसे अभी हमने बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें मिलकर के क्या कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं। तो दो मिलकर के एक बनाया उन्होंने, वो क्या थी, हमारी संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड किसमें मिल रहा है, इसमें पानी। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक अभिकारक ये मिला और इन्होंने बनाया क्या, ये उत्पाद। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है, देखिए जब हम पानी के अंदर बुझा हुआ चूना सफेदी मिलाते हैं, बुझा हुआ चूना का मतलब सफेदी मिलाते, तो हमने देखा है कि उसमें से बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है, वो खोलने लगता है। जब हम पानी के अंदर सफेदी को मिलाते हैं तो वो क्या है, वो हमारी अभिक्रिया है। उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, वो उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, ये अभिक्रिया हुई ना। अब इसके अंदर हमारा क्या हो रहा था, दो चीजें हमने मिलाई, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी। जब इनके मिलने से क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने से साथ में क्या निकली, ऊष्मा निकली हमारी। तो ये क्या थी, हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगला हमारा है वियोजन अभिक्रिया। जैसा मैंने बताया था, संयोजन का मतलब संयोग और वियोजन का मतलब योग, यानी कि अपघटन। इस अभिक्रिया को दूसरा हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक है, क्या हो रहा है, एकल अभिकारक है, और वो क्या कर रहा है, एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है। अभिकारक एक ही है और उत्पाद एक से ज्यादा है, छोटे छोटे
उत्पाद में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन को हम क्या कहते हैं, और दूसरी अभिक्रिया उसका क्या नाम है, हमारा अपघटन अभिक्रिया भी हम इस चीज को बोलते हैं। देखिए फेरस सल्फेट का उदाहरण हमने लिया है। फेरस सल्फेट को जब हम हीट देते हैं, मैंने बताया था उष्मा अक्षेपी और उष्मा शोषी। उष्मा अक्षेपी पिछली अभिक्रिया हमने की थी, उसके अंदर क्या हो रहा था, उष्मा निकल रही थी। पानी में जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया था तो उसमें क्या निकल रही थी, उष्मा निकल रही थी। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम फेरस सल्फेट को उष्मा हम दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, और हीट देने के बाद क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड अलग हो रहा है, सल्फर अलग हो रहा है यानी कि इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसको हमने हीट दी है, यहां हीट देने से फिर ये अभिक्रिया हुई है, और अभिक्रिया होने के बाद ये तीन अलग अलग उत्पाद में टूट गया। ये क्या था, अपघटन हुआ है, इसका वियोग हुआ है, अलग हुए हैं। तो ये क्या थी, हमारी वियोजन अभिक्रिया थी। इसके और उदाहरण आप कर सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है, इनमें से आपको बताना कि कौन सी अपघटन की अभिक्रिया है। इनमें से आप देख करके खुद इसको करने की कोशिश करना कि अपघटन वियोजन किस में हो रहा है। देखिए जो हमारा है इसके अंदर दो हमारे दिख रहे हैं, उन दो में से एक रहेगा, कौन सा रहेगा वो आपको देखना है। क्योंकि एक ये जो हमारा है पहले वाला, एक तो ये, इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है या नहीं हो रहा, अपघटन अभिक्रिया आपको बतानी है। यहां तो संयोग हो रहा है, वियोग नहीं हो रहा है। इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, ये और ये, यहां भी ये एक था, यहां भी ये एक ही है, इसका मतलब इसमें कोई अभिक्रिया नहीं हुई है। यहां देखिए ये था हमारा, और यहां ये दो में टूट रहा है, ये अभिक्रिया में फिर से संयोग हो रहा था। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ये अभिक्रिया देख करके हम बता सकते हैं कि किसमें अपघटन हो रहा है। तो ये हमारी क्या थी, वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया। उष्मा अक्षेपी, उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। देखिए उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया पिछली अभिक्रियाओं में भी मैंने साथ के साथ आपको बताने की कोशिश की है कि उष्मा अक्षेपी क्या होती है और उष्मा शोषी क्या होती है। ये उष्मा अक्षेपी का अब अलग से आया है, तो इसमें क्या है, देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण क्या हो रहा है, अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, अभिक्रिया हो रही है। जैसे संयोजन अभिक्रिया थी, वियोजन अभिक्रिया थी, उनमें अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के साथ साथ उष्मा भी निकल रही है। संयोजन अभिक्रिया में जैसे अभी दिखाया था हमने, उसमें उष्मा निकल रही थी जब हमने पानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाया, तो उसमें हमारा क्या हो रहा था। अब इसके अंदर देखिए उष्मा अक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसे। उष्मा अक्षेपी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है इनमें, कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे खाने की चीजें हैं, क्यों, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने में ग्लूकोज प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब खाना हमने खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज निकलेगा, और ग्लूकोज से क्या है, हम एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगी, जो हमारी दैनिक गतिविधियों के लिए हमारे लिए जरूरी है। तो इस प्रकार खाने से, अभी ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, अब शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन कहां से आ गई, जो हम श्वसन प्रक्रिया हमारी होती है, उस श्वसन प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। यानी कि हमारी जो श्वसन अभिक्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये कहते हैं कोशिकाओं के अंदर जो हमारे ऑक्सीजन है वो हमें क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज से ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करती है। अब इसका एक एग्जांपल इसने दिया है, ये जो हमारा ग्लूकोज है इसमें क्या आ रहा है, C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और ऊर्जा हमें मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं हम, श्वसन प्रक्रिया के जरिए भी बाहर निकालते हैं, पानी और ऊर्जा। इस प्रकार से हमारे शरीर में उष्मा अक्षेपी जो अभिक्रिया है, हमारे शरीर के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है, जो हमारे शरीर को दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, वो उष्मा अक्षेपी हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। अगला उष्मा शोषी, अभी हमने किया था उष्मा अक्षेपी जिसमें उष्मा निकल रही थी, और इसके अंदर क्या हो रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इसमें हम क्या करेंगे, उष्मा देंगे। अब जैसे क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है,
देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो अपने आसपास के वातावरण को ठंडा करती है। समझ रहे हैं? वातावरण को ठंडा करती है, यानी कि ऐसी चीजें जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगी, वहां जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, उसको अगर कोई चीज अवशोषित कर लेती है तो फिर क्या होता है, वहां ठंड हो जाएगी। देखिए, छोटा सा उदाहरण क्या है, गर्मियों में हम क्या करते हैं, छतों पे या खुले मैदान में पानी छिड़क देते हैं, और पानी छिड़कने से क्या होता है, पानी का जब वाष्पीकरण होता है तो वहां क्या होता है, उसके ऊष्मा जो वहां की होती है वो पानी उसको अवशोषित कर लेता है और वहां क्या हो जाती है, ऊष्मा अवशोषित हुई है। वहां ऊष्मा अवशोषित होने से क्या हुआ है, पानी भाप बना है, भाप बनने से वो क्या होगा, एक तो ऊष्मा अवशोषित होगी, दूसरा जो भाप बनी है वो ठंडा वातावरण वहां पर हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है वहां पर। शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। ये क्या है हमारा, शाक सब्जियां जो हम पेड़ पौधे वो करते हैं, विघटित होकर के कंपोस्ट खाद उनसे बनती है, गड्ढा खोद करके उसके अंदर हम डाल देते हैं, वो भी क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो वो भी हमारा किस प्रकार का एक ऊष्मा शोषी का उदाहरण है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, अभी बताया हमने, किस चीज का है, ऊष्मा शोषी का हमारा एक उदाहरण है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनसे संबंधित वो आगे आएंगे, तो उसमें हमारा इसमें ऊष्मा शोषी का हमारा अभी ये उदाहरण है जो अभी हमने करवाया। अगला जो हमारा है वो हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, जनरली विस्थापन का जैसे हमें पता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना विस्थापित होना होता है। अब एक जगह से दूसरी जगह कौन, यहां हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कौन होगा, उस अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं वो, उसके अंदर जो विस्थापन होगा वो हमें समझना है। ये कह रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कैसी, जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व उससे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि कोई भी तत्व किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब कोई ज्यादा ताकतवर आता है तो उसको उसकी जगह से हटा देता है, वो क्या हो जाता है, वो विस्थापित हो जाता है। यानी कि उसने उसकी जगह छुड़वा दी, वहां से उसको हटा दिया वहां से। विस्थापन अभिक्रिया लोहे की कील का कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया, जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील डालते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर लोहे की कील में कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, उसमें से उसके रंग का परिवर्तन होता है। देखा होगा आपने अभिक्रिया लैब में जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें क्या है, जब हम सॉल्यूशन में कील को डालते हैं तो कील का जो रंग होता है फिर उसका सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का रंग हरा हो जाता है। तो ये हमारा इसका, अब ये कहता है आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो फेरस सल्फेट बनता है, क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए कॉपर सल्फेट था, क्या था हमारा, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब CuSO4 की आयरन के साथ अभिक्रिया करवा दी, ठीक है, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ। अब आयरन हाईली रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है तो लोहा क्या करेगा, कॉपर के साथ से सल्फेट को हटा देगा, हमारा क्या हो जाएगा FeSO4, यानी कि ये सल्फेट इसके साथ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ताकतवर है ज्यादा, और ज्यादा ताकतवर होगा तो क्या करेगा, इससे चीज छीन लेगा, क्योंकि ताकत थी अगले के पास, ज्यादा अभिक्रियाशील है वो, तो इसने क्या किया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर हमारा क्या हो गया, अलग हो जाता है। यही हमारी अभिक्रिया थी। दूसरा लेड, लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हो रहा है, लेड ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेड ज्यादा अभिक्रियाशील है, क्या करेगा, ये यहां से कॉपर से क्लोरीन को हटाएगा और अपने साथ जोड़ लेगा, PbCl2 बन जाएगा हमारा, और यहां कॉपर अलग हो जाएगा। ये जो हमारी क्रियाशीलता श्रेणी है वो हमें याद करनी पड़ेगी कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो इनकी क्रियाशीलता की जो श्रेणी है वो तो हमें याद करनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है। अगला हमारा आता है द्विविस्थापन। अभी हमने किया विस्थापन, विस्थापन हमारा हो गया, फिर आता द्विविस्थापन कि एक विस्थापन था वो
एक कल ही था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, लेड क्लोरीन के साथ, कॉपर से क्लोरीन को हटा करके अपने साथ जोड़ रहा था, और तो कुछ नहीं हो रहा था, कॉपर अलग चला जा रहा था और क्लोरीन लेड के साथ आ गया था। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट, सल्फेट जो है कॉपर से हट करके आयरन के साथ जुड़ रहा था, एक विस्थापन हो रहा था। अब ये कह रहा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का क्या हो रहा है कि इसके अंदर दोनों जो हमारे तत्व हमने लिए हैं वो क्या करेंगे, दोनों अभिकारक आपस में अपना आदान प्रदान कर लेंगे, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनका। अब इसमें हमारा क्या द्विविस्थापन, देखो द्विविस्थापन में ये कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक जो हमारे किसी भी अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं उनके जो आयंस है उनका आदान प्रदान होता है, एक के आयन उससे हट करके दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और दूसरे के हट करके पहले वाले के साथ आ जाते हैं, तो इनका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में दो यौगिक अभिक्रिया करती है और अभिकारकों के सकारात्मक आयनों और नकारात्मक आयनों का स्थानांतरण होता है। इसमें क्या हो रहा है, आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। दो यौगिक इसमें भाग लेंगे हमारे, क्योंकि दो अगर भाग नहीं लेंगे तो फिर विस्थापन, द्विविस्थापन किसका होगा, क्योंकि द्विविस्थापन के लिए दो यौगिकों का होना जरूरी है, क्योंकि दोनों के साथ जब आयन जुड़े होंगे तभी तो उनका आपस में आदान प्रदान होगा। जब दोनों के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे तो आदान प्रदान कैसे होगा, इसलिए दो यौगिकों का इस अभिक्रिया में भाग लेना जरूरी है। दो यौगिक जब भाग लेंगे तो उनके आयनों का आदान प्रदान होगा। अब ये क्या करा है, फलस्वरूप दो नए उत्पादों अथवा यौगिकों का निर्माण होगा। ऑब्वियसली सी क्या है, जब दो यौगिक भाग ले रहे हैं और उनके आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो नए भी उत्पाद जो बनेंगे उसमें भी दो यौगिक ही बनेंगे, क्योंकि एक के दूसरे के साथ, एक से हटकर के दूसरे के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो दो के दो यौगिक फिर से हमारे बन जाएंगे। इसमें देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4 हमने लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, ये भी एक यौगिक था, इसमें सोडियम और सल्फेट दो चीजों का योग था, ये हमारा बेरियम और क्लोरीन दो इसके अंदर है। अब हो क्या रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, जो सल्फर था वो सोडियम के साथ से हट करके किसके साथ आ गया, बेरियम के साथ। अब बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। क्लोरीन इससे यहां से हट करके किसके साथ जुड़ी चली गई, सोडियम के साथ, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट हमारे दो नए यौगिक बन गए हैं। ये विक्रिया है, इसको पढ़ो क्या है इसके अंदर। देखिए ये क्या कह रहा है, Fe2O3 पर 2Ai एल्यूमिनियम Al, ये क्या हो रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या फिर विस्थापन है। देखिए अभी हमने बात की थी, अभी हमने किया द्विविस्थापन। द्विविस्थापन के लिए मैंने अभी बताया कि दो यौगिक होने चाहिए हमारे द्विविस्थापन के लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या इसमें दो यौगिक है, इसमें दो यौगिक है नहीं है, इसके अंदर यौगिक एक है सिर्फ हमारा और दूसरा सिर्फ एल्यूमिनियम है, यौगिक तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर दूसरा तत्व नहीं जुड़ा हुआ है। तो नहीं जुड़ा हुआ, यहां हमारा क्या हुआ Al2O3, ये इसके साथ यहां से O3 हट करके एल्यूमिनियम के साथ आ गया और आयरन हमारा अलग। जैसे हमने अभिक्रिया की थी, कौन सी की थी, उसमें क्या हो रहा था हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe, अगर हमने इसकी अभिक्रिया की थी तो ये क्या हो रहा था, FeSO4 बन रहा था और कॉपर हमारा अलग हो रहा था। ये किस प्रकार की अभिक्रिया थी हमारी, वियोजन अभिक्रिया थी, नहीं सॉरी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी थी हमारी, ये विस्थापन अभिक्रिया थी, क्योंकि इसमें विस्थापित हो रहा है कॉपर के साथ से, क्योंकि आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील था तो इसने सल्फेट को अपने साथ जोड़ लिया और फेरस सल्फेट हमारा बन गया है। अगला है हमारा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए पाठ की शुरुआत में हमने बहुत से टॉपिक लिखे थे, कौन कौन से टॉपिक हम उनमें करने जा रहे हैं। अभिक्रियाएं जो हमारी थी कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, उन्हीं अभिक्रियाओं में एक है हमारी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन का तो लाभ होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का लाभ ये क्या है, एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा, एक रासायनिक अभिक्रिया है, जब वो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन का फायदा हमें होता है।
और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन की कमी होती है। तो हमारी क्या होता है, हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। इलेक्ट्रॉन का ह्रास का मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब, ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चीज के अंदर ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके आगे और भी बताएंगे कि ऑक्सीकरण है क्या क्या इसमें। देखिए, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई। मैग्नीशियम, ये हमारा मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हमारा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने से देखो यहां ऑक्सीजन आया और ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का फायदा हो रहा है। तो यह हमारा क्या था, उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया के अंदर इसके आगे उदाहरण भी हम बताएंगे कि कौन कौन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है, क्या क्या ऑक्सीकरण से हो रहा है। ऑक्सीजन जो हमारी वातावरण में हमारे मौजूद है वो किस किस प्रकार से अभिक्रिया उसकी हो रही है। देखिए, अपचयन अभिक्रिया, अभी जो हमने किया था वो था हमारा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में हमारा ऑक्सीजन का फायदा हो रहा था, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था। यहां उसका उल्टा हो जा रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, इसमें हमारा हाइड्रोजन का फायदा हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, यह एक ऐसी अभिक्रिया जो संदर्भित करता है जिसमें या तो हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। उल्टा हो गया ना। पिछले वाले में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जो थी हमारी वो प्लस बेनिफिट हो रहा था उसका और हाइड्रोजन का नुकसान हो रहा था। इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, इसमें इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का तो प्लस हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो उल्टा हो गया उसके, यानी कि उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया के विपरीत होगी हमारी। अब ये कहता है जिसमें कोई परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा था। ह्रास का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, यानी कि फायदा होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है। वही बात आगे ना, ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है। अब इसका उदाहरण दिया गया, देखिए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां क्या हो रहा है, CO2, यानी कि इसमें हो क्या रहा है हमारा, ये जो ऑक्सीजन थी ये इसके साथ चली गई, बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसमें क्या हो रहा है, Cl2 क्लोरीन और हाइड्रोजन 2HCl, HCl गैस तो यहां से निकल जाएगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। यहां ऑक्सीजन थी हमारे पास, यहां भी ऑक्सीजन थी, यहां भी ऑक्सीजन थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बन के ऑक्सीजन उड़ गई। अब यहां क्या हो रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और बन क्या रहा है, 2HCl हाइड्रोक्लोराइड। अब यहां से इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का फायदा ही है, हाइड्रोजन इसमें, वही यहां हाइड्रोजन गैस थी, वो हाइड्रोजन गैस अब HCl में बन गई, तो क्या हो गया, H का, हाइड्रोजन का फायदा हो रहा है। इस प्रकार से अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया की उल्टी हो जाती है। उपचयन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का फायदा हो रहा है, हाइड्रोजन का नुकसान हो रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का फायदा हो रहा है, ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, श्वसन के अंदर क्या हो रहा है हमारा, ये इसका देखना है आपको। इस चीज का खुद समझो, इस चीज को कि क्या होता है, कोशिश करो इसको करने की। अगला देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस पानी बन रहा है ना, इस किस प्रकार की अभिक्रिया है, समझोगे। अगर आपने उपचयन और अपचयन को समझ लिया तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। इसके अंदर हो क्या रहा है, देखो इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर CuO H2 क्या थी हमारी, हाइड्रोजन गैस थी, और यहां कॉपर प्लस H2O, यानी कि हुआ क्या है, कॉपर प्लस H2O, यानी कि किससे बना था, ये H2 थी और हमारी, ठीक है, ये था ना। इसके अंदर हमारे देखो ये आ गया है,
पानी के रूप में। गैस थी, गैस उड़ जाती, लेकिन इसने क्या किया, इसका पानी बन गया। पानी बन गया तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ, हाइड्रोजन का हमें इसमें फायदा हुआ है। तो इस अभिक्रिया को समझो और इनको खुद करने की कोशिश करो। देखो अगला हमारा क्या हो रहा है, उपचयन अपचयन। अभी हमने किया था उपचयन और अलग से किया था हमने अपचयन। अब ये दोनों इकट्ठे आ गए, तो क्या उपचयन और अपचयन अलग अलग अभिक्रियाएं, नहीं, यहां दोनों इकट्ठी अभिक्रियाएं हैं। इकट्ठी का मतलब उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है। उपचयन में क्या हुआ था आपको पता है, अपचयन में क्या हुआ था, उपचयन का उल्टा हुआ था। अब दोनों अभिक्रियाएं अगर साथ हो तो उसको क्या कहेंगे, देखिए दोनों अभिक्रियाएं साथ हो रही हैं तो इस अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम है हमारा रिडक्स रिएक्शन या फिर उपोपचय। ये जो हमारा आ रहा है क्या आ रहा है, उपोपचय। तो हम रिडक्स रिएक्शन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हमारी, ये कह रहा है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब अभी मैंने बताया था कि उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण अपचयन कह लो या फिर उपचयन अपचयन कह लो या रिडक्स रिएक्शन कह लो या उपोपचय कह लो। अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं साथ साथ होती है, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। उपोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, उपोपचय। इस अभिक्रिया को रिडक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल है पीबीओ, लेड ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है हमारा, पीबी लेड और पानी, इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, दोनों ही इसके अंदर आगे हाइड्रोजन का भी फायदा हो रहा है और ऑक्सीजन का भी फायदा हो रहा है, यानी कि दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, पानी बना दिया इन्होंने। अब क्या हो गया, ये हमारे है उपोपचय यानी कि रिडक्स रिएक्शन, जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। अब आपको करना क्या, इसके जो और एग्जांपल्स हैं वो आप करने की कोशिश करें। संक्षारण, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संक्षारण। संक्षारण होता क्या है, देखिए इस चैप्टर के शुरुआत में भी हमने बताया था और अब इस टॉपिक को हम डिटेल से करते हैं। लोहे को जंग लगता है, आपने देखा है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको जंग लगता है। आपको शायद लोहा ही दिमाग में आ रहा होगा कि लोहे को जंग लगता है, बाकी तो जंग किसी को लगता नहीं। आपने चांदी देखी है, चांदी की पाजेब वगैरह घरों में आपने देखी होगी, वो क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। कई बार कह देते हैं कि नकली चांदी है, ये तो काली होगी, वो नकली नहीं होती है, चांदी को भी जंग लग रहा है, संक्षारण हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर वो अभिक्रिया कर रही है चांदी और एक परत चढ़ जाती है उसके ऊपर काले रंग की। तांबा आपने देखा होगा, तांबे के ऊपर, तांबे के जो बर्तन हमारे होते हैं उनके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो हरे रंग की परत क्या है, वो संक्षारण होता है। क्या होता है, संक्षारण। वो वातावरण में जब वो रहते हैं, नमी होती है, ऑक्सीजन होती है, वो भी अभिक्रिया करते हैं। धातुएं हैं, धातुएं अभिक्रिया करते हैं, जैसे लोहा अभिक्रिया करता है, किससे, पानी के साथ लोहा अभिक्रिया करता है, और लोहा अभिक्रिया पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति हमारे एनवायरमेंट में है तो उसको जंग लग जाता है। चांदी भी इसी प्रकार से, तांबा भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करती है, उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, उस परत को हम क्या कहते हैं, संक्षारण बोलते हैं। चांदी के ऊपर एक हमारी परत चढ़ी हरे और उसके काले रंग की, और तांबे के ऊपर हरे रंग की। तांबा, जब हम तांबे के बर्तन को साफ करते हैं, किस प्रकार से साफ करते हैं, आपने देखा है, पीतल या तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं। नींबू से जब हम उसको साफ करते हैं बिल्कुल चमकदार, क्यों, क्योंकि जब नींबू उस पर रगड़ते हैं तो नींबू उसके साथ अभिक्रिया करता है और वो जंग वहां से हट जाता है। इसी प्रकार से हम चांदी को अगर हम उससे बचाते हैं, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, चांदी के ऊपर छोड़ने का जोड़ फिरवाना करते हैं ना, ऐसा काम। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे का तो सबको पता है क्या करते हैं घरों में, जैसे हमारा लोहा है, लोहे को अगर हम जंग से बचाना तो हम उसका क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर किसी दूसरी धातु, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है जिसपे जंग नहीं लगता। तो वो क्या है हमारा, वो उससे संक्षारण से बचाने का तरीका। संक्षारण है क्या, देखिए इसके अंदर है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। संक्षारित होती का मतलब उसकी, जो अभी मैंने बताया चांदी का, तांबे का उदाहरण, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। क्या है, संक्षारण का उदाहरण, किसके, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये क्या है, संक्षारण है। अब संक्षारण से किस प्रकार से बचा जा सकता है,
देखिए वातावरण में अगर रहेंगे तो आर्द्रता, नमी जो हमारी है, या फिर अम्ल, एसिड जो हमारा है, वो अगर वातावरण में होगा तो उसके अंदर ये विक्रियाएं होंगी ही होंगी। तो हम उसको बचा सकते हैं। किस प्रकार से बचा सकते हैं वो मैंने अभी बताया था किस प्रकार से। देखिए संक्षारण से बचने के उपाय, धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं, देखो ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस लगने के बाद उसका जो नमी है वो उस तक नहीं पहुंच पाती। ग्रीस लगने के बाद किसी के, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उसमें जंग नहीं लग पाता। धातुओं को पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए। धातु का अगर हम मान लो लोहा है, लोहे के ऊपर अगर हम ग्रीस लगा देते हैं तो क्या होता है, उस तक नमी नहीं पहुंच पाते। धातुओं के ऊपर तेल की परत लगा देनी चाहिए। तेल की परत अगर हम लगा देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगता। धातुओं को दूसरी धातु की चद्दर या परत चढ़ाना चाहिए। क्या करते हैं, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु, जिस धातु के जंग नहीं लगता उसकी परत चढ़ा दो। जैसे चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। आप लोकल भाषा में कह दें उसने कि जोड़ फिरवा लिया चांदी के ऊपर सोने का। तो चांदी के ऊपर अगर सोने की परत चढ़ा दी जाती, क्योंकि सोने को जंग नहीं लग रहा है ना, सोने में संक्षारण नहीं हो रहा। जंग क्या, संक्षारण नहीं हो रहा तो क्या होगा, फिर वो उस पर संक्षारण नहीं होगा। अगला हमारा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया कि एक के ऊपर दूसरे की परत चढ़ा देने से। अभी मैंने बताया था ना कि किस प्रकार संक्षारण से बचाना चाहिए। तो लोहे को संक्षारण से बचाने के उपाय, उसी में एक, अब ये क्या है, इससे क्या कहते हैं कि लोहे को जिंक से अगर लेपित कर, लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़ा दे तो क्या कहते हैं, इसको संक्षारण कहेंगे। नहीं भाई, संक्षारण तो अभी हमने बताया कि जंग जो लगता है, जो परत होती है, वो जंग लगने की जो परत होती है उसको संक्षारण बोलते हैं, ना कि लोहे के ऊपर जिंक की परत। दूसरा गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण पानी चढ़ाना, पानी चढ़ाना तो नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर तो परत चढ़ रही है। विद्युत अपघटन, अपघटन का मतलब तो टूटना होता है, नहीं, ये होता हमारा गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। तो लोहे के ऊपर जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस आप लैब के अंदर भी करके देख सकते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है, देखिए विकृत का मतलब बिगड़ना, खराब होना, और गंधिता का मतलब जो उसकी महक है, महक, सुगंध या जो भी है उसकी स्मेल, उसका बिगड़ जाना, वो क्या होता है, विकृत गंधिता। विकृत का मतलब हमारा, जैसे हम पहले भी जानते इस चीज को, विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, वसा चर्बी वाले जो पदार्थ है, चिकने जो पदार्थ है जिनके अंदर तेल होता है, तेलीय खाद्य सामग्री। तेलीय खाद्य सामग्री हमारी जो होती है, तेल से बनी हुई खाने की चीजें, लंबे समय तक रखा रह जाता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। एक शब्द आया है देखो, उपचयित। उपचयित का मतलब हमने एक अभिक्रिया की थी, कौन सी, उपचयन। उपचयन की थे ना, उपचयन में क्या था, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, ऑक्सीजन का फायदा हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। तो ये क्या कह रहा है, वसा युक्त पदार्थ। हम अगर अपने घरों से एग्जांपल लें, देखो सुबह हमने मान लो सब्जी बनाई, और सब्जी बना करके उस सब्जी को जब हम रख देते हैं, शाम को जब हम देखते हैं उस सब्जी को, उस सब्जी में से बदबू आने लगती है। क्यों, सुबह हमने बनाई थी और शाम को उसमें से बदबू आ रही है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि वो सब्जी वातावरण में हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में रह रह करके उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब उपचयित हो गई है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया हुई है, और उसमें विकृत, विकार आ गया है, यानी क्या, वो बिगड़ चुकी है और उसमें उसकी जो स्मेल है वो बदबू में बदल जाती है। इस प्रकार से और भी बहुत सी चीजें हैं जो वातावरण में रह करके सड़ जाती है, सड़ जाती है, उनकी बदबू आने की लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी विकृत गंधिता कहते हैं। वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त का मतलब चिकनाई वाली जो भी चीजें हैं। देखो चिकनाई वाली बहुत सी चीजें हैं जिनको अगर हम रख देते हैं तो वो खराब हो जाती है हमारी। हम खराब होने से क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वातावरण में जब ऑक्सीजन के साथ अगर संपर्क में आएंगे तो ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करने से, देखो अभी मैंने संक्षारण बताया था, संक्षारण भी तो ऑक्सीजन के वही हो रहा है, वातावरण में नमी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो उसमें क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारे खाद्य
खाद्य पदार्थ है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ, वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से वो विकृत हो जाते हैं और विकृत हो जाने तो उनमें बदबू आने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचा कैसे जा सकता है? देखिए हम कैसे बचें, आप पहले कुछ एक एग्जाम्पल में देता हूं कि विकृत गंधिता कहां हो रही है, किस प्रकार से बचाया जा रहा है। देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आना न आए वो चीज तो क्या वो खराब होगी? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयित हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? देखिए इसमें इसे रोकने के लिए प्राय तेल और वसा युक्त जो पदार्थ है उनमें उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। उपचयन रोकने वाले यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से रोकते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? वो खराब नहीं होंगे। अब इसके प्रति ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होने देते, वो क्या होगा? हमारे प्रति ऑक्सीकारक होते हैं। खाद्य सामग्रियों में संग्रहित करने वाले थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर उनमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। चिप्स आप खाते हो, कुरकुरे आप खाते हो, या पैकेट के और भी जो चीजें होती है जो पैकिंग में आती है, उन पैकेट्स में से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और उनमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो कम क्रियाशील है, ऑक्सीजन ज्यादा क्रियाशील, ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है और उस पदार्थ को जल्दी खराब कर देती है, और नाइट्रोजन काफी लंबे समय तक उसको खराब नहीं करती है। इसलिए उसमें से जब पैकिंग होती है हमारी, जैसे कुरकुरे वगैरह आते हैं, चिप्स आती है, या और भी खाद्य पदार्थ जो पैकिंग वाले आते हैं, उनमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल करके उनमें नाइट्रोजन भर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील है, वो अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये क्या कर, नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि उनका उपचयन न हो सके। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण उनका न हो सके, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया न कर सके, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अगर नहीं होगी तो वो खराब नहीं होंगे। जितनी भी पैकिंग की चीजें आती हैं, पैकिंग की चीजें, अब चिप्स वगैरह अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, तेलीय पदार्थ होते हैं, तेल में तलने से बनती है। तो वसायुक्त, अगर तेलीय पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ है पैकिंग में आ रहे तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में रहेंगे तो खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर ये तकनीक अपनाते हैं, अपना ही रहे हैं, हमारे पास जो चिप्स और इनके पैकेट आ रहे हैं इनमें नाइट्रोजन ही तो भरी हुई होती है, ये फूले हुए होते हैं, जबकि उनके अंदर माल कितना होता है, थोड़ा सा सामान होता है, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा भरी हुई होती है ताकि वो लंबे समय तक चल सके। खाद्य पदार्थ जो पैकिंग वाले हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए उनसे बचना ही चाहिए। पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है जो पाठ हमने किया है। ये पाठ अगर आपने अच्छे तरीके से किया है, समझा है, सुना है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन से प्रभावित करने का मतलब क्या है, बताओ भाई। नाइट्रोजन क्यों, ऐसा क्या होता है इसके अंदर नाइट्रोजन? अभी मैंने बताया है, अभी बताने का इसके अंदर वसा और तेल के जो खाद्य पदार्थ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकने के लिए नाइट्रोजन को से प्रभावित किया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, मैंने अभी बताया था। विलयन का रंग, उसमें मैंने बताया था कि नीले से जो विलयन का रंग है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला है, उसमें लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो लोहे का रंग नीले से हरा हो जाता है। हरा क्यों हो जाता है वो भी अभिक्रिया मैंने पूरा आपको समझा दिया था। कॉपर और लोहा क्या करता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। लोहा कॉपर सल्फेट से सल्फेट को अलग करेगा और लोहे के साथ जब सल्फेट जुड़ेगा तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, और इस दौरान उसके रंग में परिवर्तन होगा। ये अभिक्रिया उसके अंदर हमारी होगी। ये कौन सी अभिक्रिया थी, सोचो, ये अभिक्रिया कौन सी थी, किस प्रकार की अभिक्रिया थी, इसमें हुआ क्या था? देखिए इसके अंदर हमारा हुआ क्या है, CuSO4 प्लस Fe, इसके अंदर हमारा हुआ क्या है, FeSO4 बना है और कॉपर हमारा अलग हुआ है। मैंने बताया था ना, इसमें रंग नीले रंग से ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। सल्फेट हटके इसके साथ गया है क्योंकि लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व था, तो ये विस्थापित हुआ यहां से और ये किसके साथ जुड़ गया,
लोहे के साथ जुड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया थी। क्या थी, हमारी विस्थापन अभिक्रिया थी, जिसमें ज्यादा क्रियाशील ने कम क्रियाशील के साथ से उसका सहयोगी छीन लिया। तो ये क्या हुआ, हमारा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण था। इस प्रकार से और भी प्रश्न तुम्हारे सामने आएंगे। अगर आपने इन चीजों को बारीकी से समझा है तो आप इन चीजों को आसानी से बता सकते हैं कि क्या कारण था। जितने भी प्रकार की अभिक्रियाएं हुए, उसमें शोषी हुई है, उसमें आक्षेपी हुई है, विस्थापन हुआ है, द्विविस्थापन हुआ है, उपचयन हुई है, अपचयन हुई है, संयोजन हुआ है या वियोजन हुआ है, जितने भी प्रकार की अभिक्रियाएं इसके अंदर हमने किए, सबके एग्जाम्पल्स हमने बताए। उन चीजों को अगर आपने समझ लिया तो उस प्रकार के एग्जाम्पल्स आप भी खुद दे सकते हैं उन चीजों के। तो उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है, आया नहीं आया होगा। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करवाना, एक उत्प्रेरक अगर उसमें मिल जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया, दूध का दही हम जमाते हैं ना, सब घरों में ऐसा होता है, दूध से दही बनाया जाता है। क्या करते हैं हम, एक गर्म करते हैं दूध को, एक तापमान उसका निश्चित करते हैं, उस तापमान पे उसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही या नींबू डाल देते हैं, और उसमें क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया से दूध क्या है, वो दही में बदल जाता है। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने दूध लिया, दूध में हमने क्या मिलाया, दही मिलाया या फिर नींबू मिलाया ना, और हमारा बना क्या, दही। ये जो मिलाया हमने, थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं, इसका एक निश्चित तापमान इसको मुहैया करवाते हैं। उस तापमान पे जब इसके अंदर दही, यानी कि जिसे हम खट्टा बोलते हैं, जावन बोलते हैं, वो उसके अंदर डालते हैं, तो कुछ समय बाद, 4 से 5 घंटे बाद, उसके अंदर जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया उससे शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज हमने मिलाई थी दूध को दही में बदलने के लिए, ये हमारा क्या था, उत्प्रेरक था। इसने क्या किया, दूध के दही में बदलने की अभिक्रिया को शुरू किया, और धीरे धीरे जो इसके अंदर जीवाणु थे, दूध को दही में बदलने वाले, कौन से, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस। जो कहां से मिला, इससे, यहां से लैक्टोबैसिलस इसको मिला, वो इसके अंदर मिला, और मिलने के बाद इसके अंदर अभिक्रिया शुरू हुई, और दूध धीरे धीरे 4 से 5 घंटे के अंदर दही में बदल गया। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा पदार्थ था, ये हमारा क्या था, उत्प्रेरक था, जिसने इस अभिक्रिया को शुरू किया, और हमारा क्या हुआ, हमें दही मिला, था ना। अब क्या होता है, दूध से दही बना, मैंने बताया कि 5 से 6 घंटे, मान लो आपके 5 घंटे 6 घंटे में आपका दूध दही में बदल जाता है। लेकिन अगर ज्यादा टाइम पड़ा रहे तो क्या होगा, ये जो हमने उत्प्रेरक डाला था, जिसने इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु अभिक्रिया शुरू करवा दी, लैक्टोबैसिलस ने दूध को दही में बदलना शुरू कर दिया, तब दूध से दही बदलना शुरू हो गया, और 5 से 6 घंटे में पूर्ण दूध से दही में बदल चुका है। उसके बाद भी अगर ये दही पड़ा रहता है उसी तापमान में या उससे ज्यादा तापमान में, तो इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, और दही क्या हो जाएगा, खट्टा होना शुरू हो जाएगा। ये आप अपने घरों में आपने महसूस भी किया होगा, ये चीज ऑब्जर्व की होगी आपने देखा होगा कि ये प्रक्रिया होती है। तो हमारा जो ये जो चीज थी, दही जो हमने मिलाया था, नींबू की बूंदें डाली थी, वो हमारा क्या था, उत्प्रेरक था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और आपके घर में हो सकता है, आप उस एग्जाम्पल को जानने की कोशिश करो, क्या हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल। ऐसा एक एग्जाम्पल जिसमें आपने उसके अंदर थोड़ा सा कुछ डाला और उसमें अभिक्रिया होगी, है कोई ध्यान में। देखिए, हम पनीर बनाते हैं, हम क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, दूध को उबलते हुए दूध में हम क्या डालते हैं, दही, लस्सी या फिर नींबू डाल देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, और क्या हो जाता है, उसमें हमारा पनीर अलग हो जाता है, जिसको फिर छान करके हम क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं। तो वो उसी प्रकार का उत्प्रेरक का काम उसमें किसने किया, उसमें भी उत्प्रेरक, दूध, दही, नींबू, दही, लस्सी या नींबू जो हमने डाला, उसने उत्प्रेरक का काम किया हमारा। तो वो हमारा क्या था। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वायु में। देखिए, मैग्नीशियम का हमने बहुत से एग्जांपल किए थे कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिबन आता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है, उस मैग्नीशियम रिबन का हम साफ करते हैं। वो क्यों करते हैं भाई, जो
आसानी से वो अभिक्रिया हो सके। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो उसके ऊपर जो परत है वो परत हम साफ कर देते हैं ताकि अभिक्रिया आसानी से हो सके। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन जाता है। देखिए इस प्रकार के और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। अच्छी तरीके से पाठ अगर आपने समझा है, सुना है, तो आप बहुत से सारे जो पाठ से संबंधित सवाल होंगे उनके आप जवाब दे सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जितनी भी प्रकार की अभिक्रियाएं हमने इसके अंदर की थी, वो अभिक्रियाएं जो हमने की थी उन अभिक्रियाओं का एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट आप उनकी समीकरण लिख करके देखने की कोशिश करना। कौन सा? जैसे संयोजन अभिक्रिया का एक समीकरण आप लिखने की कोशिश करो। संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण आप लिखने की कोशिश करो कि रासायनिक असंतुलित कौन सी, उसको संतुलित कैसे किया जाए। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखने की कोशिश करो। वियोजन अभिक्रिया, इस प्रकार से जितनी भी अभिक्रियाएं हमने करवाई है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, ऊष्मा अक्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, सबके एक एक समीकरण आप लिखने की कोशिश करो। जब आप लिखोगे उसको तो वो आपकी चीजें आपके सामने आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगी। तो आज इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं।